In this session, we will talk about chemical methods of sterilization and disinfection. Chemical methods में various chemicals are used for sterilization and disinfection. जैसे physical methods अपने देखा था, उसमें sunlight, drying, dry heat, moist heat, filtration, radiation, ये सारे physical methods थे. अब chemical methods में क्या हो सकते हैं? Various chemicals, alcohols, aldehydes, phenols, etc. देखो ये हॉस्पिटल में यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, मास्क, गाउन, इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा, इन सब को स्टरीलाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ दीज थिंग्स आर कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देन द पर्सन हु wears them will also be at risk of acquiring infection and the patient will always be at risk. पेशेंट वैसे भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है, तो अगर इन सब चीज़ों के जरिए अगर उसके पास ऑर्गेनिजम्स पहुँचे तो फिर वो और एक इन्फेक्शन एक्वायर करेगा. सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि ये सारे इक्विपमेंट्स और वो सब चीज़ें स्टरीलाइज हो हॉस्पिटल में. तो इसीलिए केमिकल मेथड्स और फिज़िकल मेथड दोनों टाइप के मेथड यूज़ किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट. Why we need? So that no organisms are there and so that the patient does not acquire infection. स्टरीलाइजेशन प्रोसेस कौन सी चीज़ के लिए करना है, कितना ज़रूरी है, स्टरीलाइजेशन ज़रूरी है कि डिसइंफेक्शन ज़रूरी है, और वो चीज़ जिसको स्टरीलाइज करना है वो टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है या कोई केमिकल को टॉलरेट कर सकता है कि नहीं. मतलब मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं विच इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ एजेंट फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस. ठीक है, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन द फिजिबिलिटी. डेफिनेशन, अभी डेफिनेशंस अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं. स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन. स्टरलाइजेशन मतलब व्हेन आर्टिकल सरफेस और मीडियम इज फ्रेड ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स वेदर लिविंग और वेजिटेटिव स्टेट, यानी कि वेदर वेजिटेटिव और स्पोर स्टेट, उसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन. राइट, तो वेजिटेटिव बैक्टीरिया या स्पोर फॉर्म में हो, सभी को डिस्ट्रॉय कर देना टोटली 100%, दैट इज़ कॉल्ड स्टरलाइजेशन. लेकिन सिर्फ पैथोजेनिक वालों को डिस्ट्रॉय करना उसको बोलते हैं डिसइंफेक्शन. ठीक है, तो कुछ जगहों पे डिसइंफेक्शन चाहिए, कुछ जगहों पे स्टरलाइजेशन चाहिए. फिर एंटीसेप्सिस मतलब प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन ऑन द स्किन, इन द टिश्यूज़, और वो एंटीसेप्सिस के लिए जो यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं एंटीसेप्टिक्स, यानी कि बॉडी सरफेस पे जो रिएजेंट यूज़ करते हैं इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए उनको बोलते हैं एंटीसेप्टिक्स. और जो सरफेसेस पे और कमोडिटीज़ पे यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट्स. ठीक है, बैक्टीरियासिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक. बैक्टीरियासिडल मीन्स विच कैन किल बैक्टीरिया, बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स विच स्टॉप्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. क्लीनिंग मतलब सॉइल और डर्ट वो सब रिमूव करना. क्लीनिंग इज़ ए बेसिक लेवल, जैसे हम घर पे करते हैं तो क्लीनिंग. ठीक है, फिर डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं और रूटीन पर्पसेस में क्लीनिंग यूज़ होता है. और डीकंटेमिनेशन करके भी एक टर्म है. डीकंटेमिनेशन मतलब क्या? रेंडरिंग एन आर्टिकल और सरफेस फ्री ऑफ ऑल कंटेमिनेंट्स. उसमें फिर माइक्रोबियल कंटेमिनेंट भी आ गया और केमिकल, रेडियो एक्टिव या दूसरे सब कंटेमिनेंट्स भी आ गए. ठीक है, फिर फिज़िकल और केमिकल दो मेथड्स हैं. फिज़िकल का लिस्ट आपने देखा है लास्ट टाइम. अभी अपन केमिकल वाले पे फोकस करते हैं. एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, डाइस, एलोजेंस, फिनॉल, सरफेस एक्टिव एजेंट्स, मेटालिक सॉल्ट्स, गैसेस. एल्कोहल में इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड. डाइस हैं. हेलोजेंस में आयोडीन और क्लोरीन कंपाउंड्स. फिनॉल्स. गैसेस में इथिलीन ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, बीटा प्रोपियोलैक्टोन. ठीक है, अच्छा, अब आइडियल केमिकल डिसइंफेक्टेंट कैसा होना चाहिए? तो उसमें सारे अच्छी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए. वो कुछ नुकसान नहीं करना चाहिए अपने को, मटेरियल को डैमेज नहीं करना चाहिए, बैक्टीरियाज को सबको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए, चीप होना चाहिए और टॉक्सिक नहीं होना चाहिए. ये सब अच्छी प्रॉपर्टीज़ जो एवरीथिंग गुड यू कैन थिंक ऑफ, एवरीथिंग गुड शुड बी देयर इन एन आइडियल केमिकल डिसइंफेक्टेंट. लेकिन ऐसा कोई प्रैक्टिकली एजेंट कभी होता नहीं है. इसलिए जो भी मार्केट में अवेलेबल रिएजेंट्स हैं उनमें से आइडियल कोई भी नहीं होता, पर जो काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल करते हैं, काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स जो फुलफ़िल करते हैं रिएजेंट्स, वो उन सबको यूटिलाइज़ किया जाता है. फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द पोटेंसी ऑफ डिसइंफेक्टेंट. डिसइंफेक्टेंट की पोटेंसी किस पे डिपेंड करती है? तो कितने टाइम के लिए आप यूज़ कर रहे हो, फिर जिस मटेरियल पे यूज़ कर रहे हो वो मटेरियल कितना गंदा है. वो बहुत ज़्यादा गंदा होगा मटेरियल तो फिर साफ़ करने को आपको ज़्यादा केमिकल चाहिए.
ठीक है, टेम्परेचर कैसा है, ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, बहुत रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं तो आपको स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशंस चाहिए, ठीक है। ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स विल डिटरमाइन कि वो केमिकल कितना असरदार है। मोड्स ऑफ एक्शन क्या है, तो प्रोटीन का कोएगुलेशन करते हैं, सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट करेंगे, फिर रिमूवल ऑफ फ्री सल्फाइड्राइल ग्रुप्स करेंगे, फिर सबस्ट्रेट का कंपटीशन करेंगे। ये सारे मैकेनिज़म्स यूज़ करते हैं केमिकल्स फॉर डिस्ट्रॉइंग माइक्रोब्स। अभी पहले एल्कोहल्स, तो एल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दे आर यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट्स। अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल स्किन के लिए यूज़ करते हैं। आपने देखा है हॉस्पिटल में वो सैंपल लेते समय या इंजेक्शन देते समय ये क्यूबाइटल फोसा में अल्कोहल से वाइप करते हैं ना, तो वो एक कॉमन पर्पस डिसइंफेक्टेंट है और स्किन के लिए एंटीसेप्टिक के लिए यूज़ करते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल थर्मोमीटर में यूज़ होता है, मिथाइल अल्कोहल कैबिनेट्स में, इंक्यूबेटर्स में, इथाइल अल्कोहल सरफेसेस के लिए यूज़ करते हैं और स्किन के लिए भी यूज़ करते हैं। इनका स्पेक्ट्रम है वेजिटेटिव बैक्टीरियाज, फंगाई, माइक्रोबैक्टीरियाज और थोड़े लिपिड कंटेनिंग वायरसेस। वैसे अल्कोहल माइल्ड डिसइंफेक्टेंट है, वो हैवी नहीं है, मतलब कि सारे ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता। लिमिटेशन है नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट स्पोर्स और उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑप्टिमली 70% होता है। तो अल्कोहल 100% अल्कोहल से भी ज़्यादा इफेक्टिव 70% है, तो मोस्ट इफेक्टिव एट 70% कॉन्सेंट्रेशन। उसको फ्लेम के पास यूज़ नहीं करने का बिकॉज इट कैन कैच फायर। ये हैंड वॉशिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो अल्कोहल। अभी ये सैनिटाइज़र का चल रहा है बहुत, सैनिटाइज़र में अल्कोहल होता है, ठीक है। एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लूटाल्डिहाइड, ये दोनों भाई दोनों काम पे लगे हुए हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लूटाल्डिहाइड। इनका बैक्टीरियासिडल, स्पोरिसिडल और वीरोसिडल प्रॉपर्टीज़ होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का 37% फॉर्मेलिन के रूप में यूज़ करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड गैस को वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं तो फॉर्मेलिन बनता है और वो 37% या 40% जितना फॉर्मेलिन एज ए रिएजेंट यूज़ किया जाता है। और 8-10% 20% ऐसा भी यूज़ करते हैं। आपने एनाटॉमी में देखा होगा कि वो डेड बॉडी को 10% फॉर्मेलिन में वो लोग प्रिजर्व करके रखते हैं। तो सैंपल प्रिजर्वेशन के लिए 10% फॉर्मेलिन यूज़ करते हैं। वो स्टेनलेस स्टील को कोरोड नहीं करता है, सो यू कैन यूज़ इट ऑन मेटल सरफेसेस। एनाटॉमिकल स्पेसिमेन प्रिजर्व करने के लिए डिस्ट्रॉइंग एंथ्रेक्स स्पोर्स, क्लीन मेटल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए, फ्यूमिगेशन के लिए, क्लोथिंग, बेडिंग, फर्नीचर को क्लीन करने के लिए, ठीक है, बायोसेफ्टी कैबिनेट्स या सेंट्रीफ्यूज को डिसइंफेक्ट करने के लिए। दिस आर वेरियस यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेलिन, ठीक है। मेटल इंस्ट्रूमेंट्स, बायोसेफ्टी कैबिनेट्स, बेड, क्लोथिंग, फर्नीचर, इन सब के लिए यू कैन यूज़ फॉर्मेलिन। फ्यूमिगेशन टेक्निक एक पहले यूज़ की जाती थी, उसमें फॉर्मेलिन यूज़ करते थे, पर अभी वो टेक्निक ऑब्सोलीट हो गई है, अभी नई टेक्निक्स आ गई है। तो पहले मैं आपको ये पुरानी टेक्निक बता दूँ तो आपको नई वाली पता चलेगा। उसमें एक कंटेनर में ये इसका केमिकल डालते थे और उसमें ऐसे वो फ्यूम्स आती फॉर्मेलिन की, और वो रूम को पूरा बंद कर देने का, और वो फ्यूम्स पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगी और एवरी एरिया ऑफ द रूम में पहुंच जाएगी और पूरे रूम में जहाँ भी माइक्रोब्स होंगे उनको डिस्ट्रॉय कर डालेंगे, तो यानी कि पूरा रूम स्टरीलाइज हो जाएगा उससे। ऐसे ये लोग करते थे फॉर्मेलिन यूज़ करके, पर इसमें इशू ये था कि 48 आवर्स तक रूम बंद रखना पड़ता है। तो समझो आप ऑपरेशन थिएटर में कर रहे हो तो 48 आवर्स तक, यानी 2 दिन तक आपको ऑपरेशन थिएटर बंद रखना पड़े, तो फिर वो काम करने में दिक्कत आती है। तो इसीलिए अभी नए एजेंट्स ऐसे आने लगे हैं जिसमें 2-2 दिन तक बंद नहीं रखना पड़े, 2 घंटे 4 घंटे में भी प्रोसीजर हो जाता है। तो इसलिए मॉडर्न टेक्निक्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है और दूसरे भी शायद कोई रिएजेंट आते होंगे, तो उन सब में कम टाइम में हो जाता है, इसलिए न्यूअर मेथड्स ऑफ फ्यूमिगेशन आर नाउ यूज्ड। बाकी ये अपने पुराना जो मेथड है आपने देखा होगा, सोसाइटी में भी म्यूनसिपैलिटी वाले फ्यूमिगेशन करने आते हैं, ठीक है, धुआंडो करवानो, धुआंडो। ग्लूटाल्डिहाइड का कॉन्सेंट्रेशन 2% होता है, 2% कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करते हैं, और वेजिटेटिव बैक्टीरिया, स्पोर, फंगाई और बहुत सारे वायरसेस को वो डिस्ट्रॉय कर देता है।
और इसका यूज़ जो है बहुत सारे ट्यूबुलर इक्विपमेंट्स के लिए करते हैं ग्लूटाल्डिहाइड का। तो ट्यूब वाले जो इक्विपमेंट्स हैं, सिस्टोस्कोप, ये पहले फ़ोटो में सिस्टोस्कोप है, दूसरे फ़ोटो में ब्रोंकोस्कोप है, ठीक है। ये तीसरे में कोरुगेटेड रबर ट्यूब, ये सिस्टोस्कोप, ये ब्रोंकोस्कोप, ये कोरुगेटेड रबर ट्यूब, ये मास्क, ठीक है, ये अपना एंडोट्रेकियल ट्यूब और ये मेटल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इन सब के लिए आप ग्लूटाल्डिहाइड यूज़ कर सकते हो। ध्यान क्या रखने का कि ग्लूटाल्डिहाइड इरिटेशन कर सकता है, डर्मेटाइटिस कर सकता है, अस्थमा कर सकता है, इसीलिए वो यूज़र हैज़ टू टेक केयर। और वेंटिलेशन शुड बी देयर प्रॉपर, क्योंकि वेंटिलेशन नहीं होगा तो अंदर वो कलेक्ट हो जाएगा। आई का प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है, ग्लव्स पहनना, एप्रन पहनना ज़रूरी है, हीट सोर्सेज से भी दूर रखने का। और वंस यू प्रिपेयर अ ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन 2%, इट विल बी यूज़फुल फॉर 14 डेज़। 14 डेज़ तक उसका इफ़ेक्टिव रहता है, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन क्लाउडी हो जाए तो फिर आपको रिप्लेस करने का। क्लाउडी हो गया सॉल्यूशन मतलब वो बिगड़ गया। ग्लूटाल्डिहाइड के एडवांटेज कि इनएक्सपेंसिव है और मटेरियल कंपेटिबिलिटी अच्छा है। मेटल इक्विपमेंट्स उन सब में भी यूज़ कर सकते हैं, उनको कोरोड नहीं करता। ट्यूबुलर इक्विपमेंट्स में को क्लीन कर सकते हैं, मतलब डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इरिटेटिंग ओडर है और ब्लड को भी कोएगुलेट करता है। माइक्रोबैक्टीरियल एक्टिविटी स्लो है, उसका स्मेल अच्छा नहीं है। फिर नेक्स्ट है हेलोजेंस। हेलोजन में क्लोरीन और आयोडीन कंपाउंड्स यूज़ करते हैं। क्लोरीन कंपाउंड में सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करते हैं। वो HIV और हेपेटाइटिस वायरसेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए हाइपोक्लोराइड इज़ ए आइडियल केमिकल। वो वाइड वेराइटी ऑफ बैक्टीरियाज वायरसेस को के अगेंस्ट इफेक्टिव है क्लोरीन। और 0.1% या 1% यूज़ करते हैं रूटीनली। उसका लिमिटेशन ये है कि ऑर्गेनिक मैटर होगा तो क्लोरीन का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है उतना आपको फिर कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा यूज़ करना पड़े उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। और पड़े सॉल्यूशन का इफ़ेक्ट चला जाता है। तो 8 आवर्स जितना आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा फिर उसको 8 आवर्स तक यूज़ कर सकते हो, उसके बाद उसका इफ़ेक्ट चला जाता है। और हैवी कॉन्सेंट्रेशन होगा तो मेटल्स को कोरोड करेगा। हाइपोक्लोराइड घर में भी यूज़ करते हैं हाउस होल्ड ब्लीच के रूप में, ठीक है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, वायरसेस बैक्टीरिया सबको, हेपेटाइटिस वायरस, HIV वायरस, उन सबको डिस्ट्रॉय करता है। पर डिसएडवांटेज है कि ऑर्गेनिक मैटर होगा तो उससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा और मेटल्स को भी कोरोड करता है। और मॉपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेबोरेटरी सरफेस में झाड़ू पोछा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर आयोडीन कंपाउंड में पोविडोन आयोडीन करके एक केमिकल है, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, दे यूज़ पोविडोन आयोडीन इन ऑपरेशन थिएटर्स, ठीक है। 1% सॉल्यूशन। इट मे कॉज इरिटेशन ऑफ द स्किन। ऑर्गेनिक मैटर होगा तो उसका असर कम हो जाएगा। मेटल सरफेस पे उसको यूज़ नहीं करने का। ये पोविडोन आयोडीन का सॉल्यूशन आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, वार्ड में या ऑपरेशन थिएटर में। स्किन डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ करते हैं और क्लीन सरफेसेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर बीटाडीन के रूप में इट इज़ यूज्ड। आयोडोफोर्स आर वाइडली यूज फॉर एंटीसेप्टिक्स ऑफ स्किन, मुकोसा एंड वुंड। 2.5% ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन इज एन यूजफुल प्रोफाइलैक्टिक एजेंट अगेंस्ट न्यूनेटल कंजंक्टिवाइटिस। न्यूनेटल कंजंक्टिवाइटिस के अगेंस्ट 2.5% ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। फिनॉल, लाइजोल, क्रिसोल, हेक्साक्लोरोफीन, क्लोरहेक्सिडीन। फिनॉल में उनका भी एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस। लिमिटेशन ये है कि नॉट एक्टिव अगेंस्ट स्पोर्स। इन फिनॉल आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट, स्पोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करते, तो माइल्ड वाले हुए। जैसे अल्कोहल है वो भी माइल्ड होता है। एडवांटेज, ऑर्गेनिक मैटर के प्रेजेंस में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो फ्लोर, वॉल्स, बेंचेस, वो सब को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। घर में भी अपन यूज़ करते हैं फिनाइल जो बोलते हैं, वो फिनॉलिक कंपाउंड्स। क्रिसोल है, ठीक है, उसके सब अलग अलग कंपाउंड्स है फिनॉल ग्रुप के। इन्फेक्टेड ग्लासवेयर को स्टेरिलाइज करने के लिए एक्सक्रीटा, क्लीनिंग फ्लोर्स ऑफ वार्ड्स एंड ऑपरेशन रूम इन हॉस्पिटल, ठीक है। फिर डेटॉल एक डेरिवेटिव है, डेटॉल में क्लोरेक्सिलेनॉल होता है। फिर क्लोरहेक्सिडीन करके एक केमिकल है, उसमें क्लोरहेक्सिडीन ग्लूकोनेट होता है, वो 70% अल्कोहल में डिज़ोल्व होता है। इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म्स एंड HIV, ठीक है।
वो जनरल पर्पस डिसइंफेक्टेंट के रूप में सूटेबल नहीं है, पर ये माउथ वॉश वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश। फिर सेवलॉन है, सेवलॉन में क्लोरहेक्सिडिन और सेट्रिमाइड होता है, वो बर्न्स में, वुंड्स में, ब्लैडर इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, स्किन डिसइंफेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं सेवलॉन। फिर ये क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश आप देखो, हॉस्पिटल में आप देखना कहीं कहीं जगह पे आपको ये सब केमिकल्स दिखेंगे। गैसेस यूज्ड इन स्टेरिलाइजेशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इथिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपियोलैक्टोन। इथिलीन ऑक्साइड एल्कलाइटिंग एजेंट है, बैक्टीरिया के प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करता है, सभी टाइप के बैक्टीरिया और स्पोर को डिस्ट्रॉय करता है। उसका गुड पेनिट्रेटिव पावर है, तो इट इज़ क्वाइट इफ़ेक्टिव। वो ये ईटीओ की मशीन है, प्लास्टिक गुड्स, पॉलीथीन ट्यूब्स, आर्टरी, बोन ग्राफ्ट, सिस्टोस्कोप्स, वैक्सीन, कल्चर मीडिया, इन सब को स्टेरिलाइज करने के लिए इथिलीन ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं। कैबिनेट में रखने का सब मटेरियल, फिर एयर रिमूव करते हैं वैक्यूम पंप से, फिर इथिलीन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर डालते हैं कैबिनेट में, उससे वो सब मटेरियल स्टेरिलाइज होता है। बीटा प्रोपियोलैक्टोन इज़ केपेबल ऑफ किलिंग ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग वायरसेस, लेकिन पेनिट्रेटिंग पावर लो है और वो कार्सिनोजेनिक भी है, तो वो भी उसका एक डिसएडवांटेज है। बाकी 0.2% BPL वॉज यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स, और फ्यूमिगेशन पर्पस में भी उसको यूज़ करते थे, अभी वो खास यूज़ होता नहीं है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ अनदर केमिकल, कॉन्सेंट्रेशन 3% यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रम वाइड है, फंगाई, स्पोर्स, वेरियस वायरसेस, बैक्टीरिया, ठीक है। उसका यूज़ क्या है, डिसइंफेक्ट प्लास्टिक इम्प्लांट्स, कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड सर्जिकल प्रोसेसेस, उन सब के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन। फिर सरफेस एक्टिव एजेंट्स है, सरफेस एक्टिव एजेंट्स में क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स है, वो भी फ्लोर क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, और वो जनरल डिसइंफेक्टेंट में उतने इफेक्टिव नहीं हैं, पर दे कैन बी यूज फॉर क्लीनिंग द फ्लोर्स। बेंजालकोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड, वो सब हैं एग्जांपल्स। मेटालिक सॉल्ट में सिल्वर, कॉपर, मर्क्यूरी, उनके सॉल्ट्स भी यूज़ किए जाते हैं एज डिसइंफेक्टेंट्स, दे कोएगुलेट द प्रोटीन्स ऑफ बैक्टीरिया। मर्क्यूरी क्लोराइड भी होता है डिसइंफेक्टेंट में, पर बहुत टॉक्सिक होता है, ठीक है। प्लाज्मा स्टरलाइजेशन, ये भी एक न्यूअर मेथड्स में से है। प्लाज्मा स्टरलाइजेशन में क्या करते हैं कि कोई गैस जिसमें इलेक्ट्रॉन, आयंस, न्यूट्रल पार्टिकल सब होते हैं, ऐसी गैस को लो टेम्परेचर प्लाज्मा जो बनाया जाता है, विच इंक्लूड ए क्लोज चैम्बर, डीप वैक्यूम एंड केमिकल प्रिकर्सर फ्रॉम विच टू डिराइव द प्लाज्मा। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जाती है, वो केमिकल डिसइंफेक्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का रिएक्शन होता है, उससे प्लाज्मा इंड्यूस होता है, और उससे जो यूवी रेडिएशन होता है वो वेजिटेटिव ऑर्गेनिम्स को रैपिडली डिस्ट्रॉय करता है और स्पोर्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और केमिकल, ये दोनों का इंटरेक्शन वो हजार्डस फॉर द बैक्टीरियाज एंड स्पोर्स। प्लाज्मा स्टेरिलाइजर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। सर्जिकल इक्विपमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए यू कैन यूज़ प्लाज्मा स्टेरिलाइज़र, लेप्रोस्कोपी के और वो सब। प्रिपेयर फ्रेश सॉल्यूशन डेली, पॉइंट्स टू पॉन्डर, मतलब कौन से पॉइंट ध्यान में रखना है, जो सॉल्यूशन शुड बी इफेक्टिव। देखो पुराना हो गया सॉल्यूशन, काम नहीं आ रहा है, तो फिर वो उल्टा नुकसान कर सकता है, उसमें सुडोमोनास जैसे बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन शुड बी इफेक्टिव जो भी यूज़ कर रहे हैं। कंटेनर साफ़ होने चाहिए, पानी जो यूज़ करते हैं डाइल्यूशन के लिए वो भी सही होना चाहिए, पानी गंदा होगा तो भी न्यूट्रलाइज़ कर देगा। फिर हायर कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत पड़े अगर, तो वो यूज़ करने का, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो तो हायर कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर कोरोजिव सब्सटेंस मेटल पे यूज़ नहीं करने का, मेटल ख़राब हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने के। तो विद दिस वी एंड दिस सेशन। तो लिस्ट ऑफ केमिकल्स अपने देखा था, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, फिनॉल्स, हैलोजन, सरफेस एक्टिव एजेंट्स एक्सेट्रा, और उन सब के यूजेस अपने देखे। सो विद दिस वी एंड आवर today's session. Thank you all.